बेटा कल हम लोगों ने कौन सी टॉपिक को ख़त्म किया था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद आज का जो टॉपिक है वो उससे भी ज़्यादा इजी है। बहुत ध्यान लगा के पढ़ोगे तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सब हेडिंग है और इसके बाद इसके अंदर हम इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट्स ये सब पढ़ते हैं। समझ गए बात? अब समझिए कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। कि मान लो कि मेरे पास दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखी है। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है कि इवेंट ए एंड बी। इसका मतलब क्या है? इवेंट ए एंड बी। ठीक है, अब इवेंट ए और बी दो चीज पे डिपेंड करेंगे। क्या? कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हुए, क्या हुए? इंडिपेंडेंट, या ए और बी क्या हुए? डिपेंडेंट। भाई मैंने इसे पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि पूरा काम इसी पे ही होना है। या ए और बी क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। अच्छा ठीक है, डिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा और इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा? कैसे होते हैं इंडिपेंडेंट, क्या होता है डिपेंडेंट? सपोज दैट आपके पास 6 बॉल है। मैंने आपसे कहा कि आपको एक एक करके बॉल उठानी है और दो कंडीशन बनेंगी वहाँ पे। क्या? जब ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो इस केस को हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, इस केस में आपको ये भी मिल सकता है देखने को, विद रिप्लेसमेंट, जब वो इंडिपेंडेंट होगा। तो इंडिपेंडेंट में रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट तो आएगा ही वर्ड। जैसे बॉल्स का केस है, मान लो कि आप खड़े हो कहीं पर आलू खरीद रहे हो और वहाँ पर ठेली पे, आप जो ठेली है उस पर 100-200 आलू पड़े हैं। तो 200 आलू मान लो, एक आपने उठाया, ठीक है, उठा के देखा भाई गंदा सा लग रहा है, वापस रख दिया। तो टोटल नंबर क्या हो गया वहाँ पे दोबारा से? तो क्या हो गया? 200। तो मतलब आप दोबारा इंडिपेंडेंट हो गए ना चूज करने के लिए किसी में से भी। अब आप अगर मान लो एक उठा के आपने अपनी झोली में रख लिया तो अब आप वहाँ पर कितने बचे? 199। तो जब आप दूसरा आलू उठाओगे तो वो डिपेंडेंट हो गया। किस बात पर डिपेंडेंट हो गया? कि एक आप पहले उठा चुके हो, एक आप पहले उठा चुके हो। और जब आप तीसरा उठाओगे तो दो आप पहले उठा चुके हो यहाँ से। ठीक है, वो कैसे होगा मैं भी वही बताऊंगा। विद रिप्लेसमेंट समझ में आ गया? जब आप वापस कर रख के उसके नंबर को बराबर कर दोगे, दैट इज कॉल्ड विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है बताइए सर? विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा। रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा मतलब जैसे मेरे को कुछ मिला, मैंने रख लिया, फिर मिला, फिर रख लिया। ठीक है, जैसे मान लो 6 डाइस पे 6 नंबर थे। अगर मैं कहूँ कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए तो मान लो 1 आ गया तो 1 दोबारा नहीं आएगा। 1 आ गया तो 1 दोबारा नहीं आएगा। 2 आ गया तो 2 दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट है, कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है, तो विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विद रिप्लेसमेंट। कि अगर 5 आ गया तो 5 दोबारा भी आ सकता है, 5 अगली चांस पे भी आ सकता है। अगर मैं कह दूं कि विदाउट रिप्लेसमेंट की जो नंबर आ गया उसे हम ढक देंगे, उसे मानेंगे नहीं। ठीक है, तो 1 आ गया जैसे, तो 1 को हम दोबारा नहीं मानेंगे, तो नंबर क्या हो गया? विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, कि दोबारा आप इसे नहीं ले सकते। तो समझ में आ गया विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दो चीज़ें। उसी पे डिपेंड करता है कि ए और बी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? ए और बी डिपेंडेंट। कैसे डिपेंडेंट है? जैसे अगर मैं इसे लिखूं प्रोबेबिलिटी ए, अगर ये डिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए या बी, जो भी इवेंट दोनों में से पहले हुआ होगा तो वो तो, अब मान लो कि जैसे आपने पहला आलू उठाया तो भैया उसमें तो आप इंडिपेंडेंट हो ना। 200 की ठेली, याद है, भी बताया था एग्जाम्पल, उसमें से पहला आलू पिक करा तो उसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो पूरी तरह से, उसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो। लेकिन अगर डिपेंडेंट यहाँ पे लिखा है तो डिपेंडेंट का मतलब कि जब आप उसमें से उठा रहे हो, जब आप उसमें से उठा रहे हो, एक आपने उठा लिया, तो जब आप दूसरा आलू उठाओगे तो किस बात पे डिपेंड करेगा? कि एक आलू उठाया जा चुका है। तो पिछली एक्सरसाइज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ उठाइंग सेकेंड आलू, कि जब दूसरे आलू को उठाने की प्रोबेबिलिटी, जबकि आपको पता है कि एक उठाया जा चुका। तो अब इवेंट्स में बात करते हैं दैट कि इवेंट ए अकर हो चुका है। पहले मान लो इवेंट ए हुआ इंडिपेंडेंटली, तो फिर मैं तो डिपेंडेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है ना। अगर एक की बात करोगे तो एक इवेंट, अगर सिंगल इवेंट की बात करोगे, सिंगल इवेंट तो हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है।
डिपेंडेंसी कब आती है? जब दो इवेंट होते हैं। तो एक इवेंट तो इंडिपेंडेंट रहा और दूसरा इवेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? ए के होने पर। तो इसको क्या बोलोगे? डिपेंडेंट। क्या बोलोगे? डिपेंडेंट। ये किसका केस है? विदाउट रिप्लेसमेंट का। किसका केस है? विदाउट रिप्लेसमेंट का। अब अगर यही केस भैया जोड़ देना साथ के साथ, विदाउट रिप्लेसमेंट का, अगर यही केस इंडिपेंडेंट का होता, किसका होता? इंडिपेंडेंट इवेंट का। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में हम क्या रखते हैं सर? विद रिप्लेसमेंट। क्या रखते हैं? विद रिप्लेसमेंट। तो इधर देखो जरा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताओ अब? ए इंटरसेक्शन बी की। और फिर सर कि हम यहाँ पे इसको भी डिस्कस कर लेते कि ए और बी तो मैंने निकाल लिया, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी क्यों निकाल रहा हूँ? इस क्वेश्चन में आपको एक वर्ड जरूर मिलेगा। एक तो मिलेगा 1 by 1 या एक मिलेगा 1 आफ्टर द अदर। इनके सारे क्वेश्चंस हुए 1 आफ्टर द अदर और सक्सेसिवली, एक के बाद एक। मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये सेंस आ रहा होगा कि 1 आफ्टर द अदर, सक्सेसिवली, कि भैया आपने एक उठा लिया तो उसके बाद ही दूसरा उठाना। ये नहीं कि दूसरा उठाने के लिए कल आओगे तुरंत उठा लेना दूसरा भी, फिर तीसरा तुरंत उठाना है, वापस रख के उठाना तो वापस भी तुरंत ही रखना है। ये नहीं आज ले गए, जैसे घर में हम लोग करते हैं, कोई कपड़ा ले आए घर से, अगर मम्मी कहती है बेटा तो वापस देगा, दूसरा लेकर आना। सबसे हार्ड काम है वो, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो 1 आफ्टर द अदर या सक्सेसिवली है नहीं है मुश्किल काम। मम्मी तो कहती वापस दिया, नहीं होता भाई वापस, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? जब आपने दो इवेंट सेम सैंपल स्पेस से लिए हैं। किससे लिए हैं? सेम सैंपल स्पेस से। और ए एंड बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैंने बताया दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी कंबाइंडली। ठीक है, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी कंबाइंडली। अगर कंबाइंडली ना होता तो क्या आता है यहाँ पे? ए यूनियन बी आता, चाहे ए हो जाए चाहे बी हो जाए या दोनों हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन ए एंड बी का मतलब क्या है? जब वो कह रहा है कि उसने 3 ऑरेंजेस पिक किए 15 ऑरेंजेस में, क्वेश्चन है इसमें 3 ऑरेंजेस पिक किए 15 ऑरेंजेस में से 1 आफ्टर द अदर, सैंपल स्पेस 15 किए, 1 आफ्टर द अदर उसमें से उठा रहा है एक के बाद एक के बाद एक। तो तीनों इवेंट फॉलो अप में हो रहे हैं ना एक साथ, एक के बाद एक के बाद एक। तो इसमें क्या लगाओगे? इंटरसेक्शन ही तो लगाओगे। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तीनों ऑरेंजेस सेम सैंपल स्पेस में से आ रहे हैं। अब हम क्या सोचेंगे? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि भाई इसमें ना कुछ कॉमन वाली बात हो रही है। नहीं, इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि दोनों इवेंट सेम सैंपल स्पेस से आ रहे हैं और दोनों की ही बात हो रही है कि दोनों ही होने चाहिए एक के बाद एक। अब इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगी? पी ए। ठीक है, अब डिपेंडेंट में तो बी ए के ऊपर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे क्या होगा? पी ए इंटू पी बी। अब ऐसे कुछ ऐसा समझो कि अगर मैंने दो बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया करने के लिए और दोनों अलग अलग बैठे हैं, तो क्या ये इंडिपेंडेंट है उनके आंसर या डिपेंडेंट होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट का केस। या फिर अगर मेरे से ये कहा जाए कि आपको जो ऑरेंजेस आप पिक कर रहे हो, या एक ऐसा मान के चलिए कि जैसे मेरे पास एक बैग है और बैग में मुझसे कह रहा है कि 6 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। 6 रेड है और 4 ब्लैक है। मुझसे कह रहा है फाइंड विद द क्वेश्चन इज विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट वाले कौन से केस होते हैं बताना जरा? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट हो गया। और जब इंडिपेंडेंट होगा तो आपके पास चुनने की आज़ादी है और कोई भी नंबर रिपीट भी हो सकता है। तो वो मुझसे कह रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 balls 1 आफ्टर द अदर या सक्सेसिवली एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक या बोथ बॉल्स आर रेड, कुछ भी बोल दे। तो मैंने लिया पहले रेड का कि दोनों बॉल रेड है, तो आर लिख दिया। तो जब मैंने पहली बॉल बुक करे, पहली बॉल उठाई तो पी आर आएगा। मल्टीप्लाई में भी क्या आएगा? पी आर ही आएगा, क्योंकि मैंने बॉल उठाई और वापस रख दी। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट का मतलब तो मैंने टोटल बार बार पूरा कर दिया। तो जब मैं पहली रेड बॉल उठाऊंगा तो क्या आएगा? 6/10। और जब दूसरी उठाऊंगा तब भी क्या आएगा? 6/10। अब एक बात और सुनिए कि जैसे अगर आपका रिपीटिशन का क्वेश्चन है, रिपीटिशन ही तो है, विद रिप्लेसमेंट क्या है? रिपीटिशन ही तो है। तो रिपीटिशन के क्वेश्चन में आता है प्रोबेबिलिटी की पावर n, कि जो भी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है और कितनी बार वो इवेंट हो रहा है। तो यही तो हुआ है यहाँ पे 6/10 की पावर 2।
स्क्वायर ही तो है, समझ गए। ये करना है आपको रिप्लेसमेंट वाले केस में या इंडिपेंडेंट वाले केस में। जब आएगा क्वेश्चन में आपको साथ साथ बताता भी चलूँगा। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है और कहीं पे मुझसे कह रहा है कि आपको 2 ब्लैक कार्ड चुनने हैं 26 में से, तो आप कैसे चुनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट में? एक मिनट से। तो उसकी कंडीशन होती है, तो उसमें कैसे करेंगे हम? उसमें हम लोग करते हैं कॉम्बिनेशन से। तो ब्लैक में से 2 चुनने हैं और टोटल क्या है 52 में से भी 2 चुनने हैं। कैसे भैया? ये तो हो गए ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। जब हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं टू गेट 2 कार्ड्स आउट ऑफ 26, ब्लैक 26 होते हैं, 26 में से 2 निकालें और 52 में से भी कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये किस में लगा? विदाउट रिप्लेसमेंट और डिपेंडेंट वाले में। तो डिपेंडेंट वाले में कॉम्बिनेशन लगा के करना है और सिंबल देखो, ये नहीं कि हर जगह कॉम्बिनेशन, कहीं ना कहीं ईजी भी हो जाएगा। अगर लग रहा है तो हम कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं उसमें, और इसमें क्या लगाना है हमें? ये p की पावर n। तो ये मैंने बता दिया, इसको रफ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले से नोट करो। देखिए यहाँ पे फिर तो एक बार समझ लीजिए, तो एक काम कर, वीडियो दूसरी बना, ठीक है भाई। देखिए हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जब हम करेंगे स्टार्ट, तो हमें क्या पढ़ना है? टोटल काम हमारा रहता है ए इंटरसेक्शन बी पे, और इसमें हम 2 ही चीज़ें पढ़ते हैं, या तो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे या इवेंट डिपेंडेंट होंगे। पूरी एक्सरसाइज में यही खेल रहेगा, या तो इवेंट डिपेंडेंट होंगे या इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में ये फ़र्क है कि मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके 2 इवेंट हैं ए इंटरसेक्शन ए और बी। मैंने कहा आपसे कि सपोज एक बैग में अ बैग हैज़ 8 balls, 4 रेड 4 ब्लैक। अब मैंने कहा टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक balls सक्सेसिवली या वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। और एक बार मैंने कहा आपसे प्रोबेबिलिटी 2 ब्लैक balls सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे मैंने वहां से बॉल उठाई और कलर देखा और वापस रख दी, फिर दूसरी मैं उसी में से उठाई, कलर देखा और वापस रख दी। उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक balls सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट जब मैं कर रहा हूँ, देखो मैंने ए एंड बी 2 बॉल उठानी है ना, तो इवेंट कितने होंगे? 2 इवेंट होंगे ए और बी, ठीक है। दोनों एक साथ होने हैं, एक साथ होने हैं तो कैसे लिखोगे? ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा यूनियन क्यों नहीं लगाया? यूनियन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यूनियन का मतलब ए और बी होता है, और का मतलब क्या होता है? या तो ए होगा या बी होगा या दोनों होंगे। तो संभावना ये वहां पर ये संभावना आ रही थी कि ए और बी में से कोई एक भी होगा तो भी ए यूनियन बी में वैल्यू आती है। यूनियन का मतलब यही तो होता है कि या तो वैल्यू ए से हो या वैल्यू बी से हो, लेकिन हमें दोनों इवेंट करने हैं ना। तो बॉल 2 बार उठाई है हमने, तो क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन। तो देखो मैंने स्टार्टिंग इससे ही की थी कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है? पी ए इंटू पी बी बाई ए। ये बताऊंगा अभी। देखो पहले इसे 2 balls सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब कलर देखा वापस रख दी, फिर दोबारा उसी में से उठाई। अब 8 थे, 8 में से आपने एक बॉल निकाली तो कितनी रह गए होंगे यहाँ पे? 7। लेकिन वो बॉल जब आपने वापस रख दी तो दोबारा कितना नंबर हो गया? 8। तो अगली बार भी तो आपको जब दूसरी बॉल आप उठा रहे हो तब भी तो आपके पास वहाँ पे 8 ही रही। जब आपने बॉल वापस रख दी तो टोटल कितनी हो गई वापस? 8। तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। जहाँ पे हर एक इवेंट में सैंपल स्पेस का नंबर बराबर रहेगा उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जब आपने पहली बॉल उठाई तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ए। और जब आप दूसरी उठा रहे हो तो दूसरी उठाने के लिए भी आप क्या हो? स्वतंत्र हो। स्वतंत्र कैसे? क्योंकि सैंपल स्पेस बराबर है। सैंपल स्पेस पहले भी 8 था, 8 बॉल थी, जब आपने बॉल देख के वापस रख दी दूसरी बार में भी 8 ही हो गई। तो इसका क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताइए? 2/8 इंटू 2/8। अब बताइए सर, आई बात समझ में? ठीक है। अब सेकंड केस देखो, इंडिपेंडेंट वाला केस ये रहा। When 2 events are independent तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू पी बी। इसको फॉलोड प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि एक हो गया फिर उसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा है।
एक साथ सक्सेसिवली। अब ये वाला केस था मेरा A एंड B आर इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट में आता है विद रिप्लेसमेंट। क्या आता है इंडिपेंडेंट में? विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि सैंपल स्पेस बार बार कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं बॉल को 4 बार भी निकाल के वापस रख देता हूँ तो हर बार इवेंट क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। बात समझ में आ गई? जैसे आप डाइस को रोल किया, फिर दोबारा रोल किया, फिर दोबारा रोल किया, और मैं कह रहा हूँ कि हर बार ऑड नंबर आना चाहिए, तो ये तो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बार बार आ सकता है ऑड नंबर, तो एक बार आके क्या दोबारा नहीं आ सकता? तो दोबारा भी आ सकता है, जब तक कि मैं बाउंड ना कर दूं कि जो नंबर एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता। अगर मैंने कोई कंडीशन लगा दी तो मैं डिपेंडेंट हो गया ये। अब क्या हो गया ये? डिपेंडेंट। पहले क्या था? इंडिपेंडेंट, कि कोई भी नंबर आ सकता है। अब सेकंड केस आता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर मैं ये केस करता तो भाई देखो क्या आता। मैं पहले लिखता फॉर्मूला इसका, मैं बी। अब देखो, जब आप पहली बॉल उठा रहे हो तो टोटल कंप्लीट रहेगा वहां पे, तो पहला इवेंट हमेशा क्या रहता है? इंडिपेंडेंट। चाहे इंडिपेंडेंट का हो या डिपेंडेंट का हो, पहला इवेंट हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो पहला इवेंट इंडिपेंडेंट है, और दूसरा इवेंट किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये केस कौन सा है? विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कि ऐसे करके यहाँ पे 8 बॉल थी, एक बॉल यहाँ से उठा ली, तो अब अगली बार में कितनी रही? 7। अब इन 7 में से जब एक बॉल निकाली जाएगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि एक बॉल निकाली जा चुकी है। तो इस पे से जब बॉल निकाल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बी, और बी पे किसकी कंडीशन लगेगी? कि ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, जब एक ए इवेंट हो चुका है। और ए इवेंट क्या था? कि एक रेड बॉल निकाली जा चुकी है। तो जब पहली बॉल निकाली पी ए, तब प्रोबेबिलिटी क्या थी? रेड बॉल कितनी थी जब हमारे पास? 4, 4/8। नेक्स्ट टाइम में कितनी रह गई रेड? 3। टोटल कितनी रह गई? 7, तो 3/7। ये है हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले को क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट। और यही फॉर्मूला सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जिसको हम ये भी बोलते हैं, देखो, वन आफ्टर द अदर और सक्सेसिवली। ये इनके क्वेश्चन की लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपको एक क्वेश्चन में हमेशा मिलेगा ये वन आफ्टर द अदर, सक्सेसिवली। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना? इंडिपेंडेंट इवेंट, सक्सेसिवली, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, और आपका ये क्या? डिपेंडेंट इवेंट वाला है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये डिपेंडेंट इवेंट है। देखो, क्योंकि यहाँ पे बी पर ए की डिपेंडेंसी है, यहाँ पे B/A आ गया, वहाँ पे क्या हो गया? एक इवेंट पर दूसरे इवेंट की डिपेंडेंसी हो गई। अच्छा, क्या ये 2 के लिए? ये नहीं, कितने भी इवेंट हो सकते हैं। अगर मान लो बेसिकली हमारे क्वेश्चन हमारी बुक में 3 तक ही हैं, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर इंडिपेंडेंट है, इफ A B C आर इंडिपेंडेंट, तो क्या होगा इसका आंसर? PA इंटू PB इंटू PC। बात क्लियर है इतनी? अच्छा, इफ A B C आर इंडिपेंडेंट, अगर होता A B C आर डिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C किसके इक्वल होगा? PA इंटू P B/A, यहाँ पे प्लस नहीं, इंटू A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? A और B दोनों हो चुके हैं, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन शो करते हैं मल्टीप्लिकेशन से, और यूनियन शो करते हैं एडिशन से। समझ गए बात को? तो PA इंटू P B/A, जब आप दूसरा इवेंट निकाल रहे हो तो ये इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि पहला हो चुका, और जब आप तीसरे की प्रोबेबिलिटी निकालोगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कि दोनों हो चुके, कि पहले दोनों हो चुके हैं। तो अगर देखो, आप इससे समझो, जैसे मैंने यहाँ पे बॉल निकाली थी रेड, तो पहली निकाली तो 4/8, दूसरी निकाली तो 3/7, तीसरी निकालूंगा तो क्या आएगा? 2/6। तो टोटल में से भी एक कम हो गया, अब 7 में से और एक कम हो गया, और तो इसमें से भी रेड भी एक कम हो गई। ठीक है, 2/6 क्यों लिखा? क्योंकि 2 बॉल पहले ही निकाली जा चुकी है। समझ में आ गई बात? तो ये है आपका 3 के लिए, ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट। तो 4 कंडीशन बनती है बेटा जी, सब बहुत ध्यान से लिखना, ये इंपॉर्टेंट भी है।
लेकिन इसके लिए ए और बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी ए इंटू पी बी। और अगर देखिए ये तो होता ही तो हमने कई बार पढ़ लिया, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी इंटू पी बी। जस्ट लाइक दैट कि अगर ए और बी डैश के लिए लिया जाए फिर क्या करोगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। ए और बी डैश भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। ए डैश और बी भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। तो यहां क्या लिख लो, ए डैश एंड बी आर इंडिपेंडेंट, और ए डैश और बी डैश भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में बस ये कि आमने सामने डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, उनमें नहीं हो रही थी। ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट। ठीक है भाई, देखो अगर दो मेन फंक्शन इंडिपेंडेंट है, मेन आपको इवेंट्स इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ए और बी डैश इंडिपेंडेंट हो गए, ए डैश और बी इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, ए और बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश का ए बट नॉट बी। ठीक है, ए बट नॉट बी। और एक तरीके से और यूज होगा, देखो अगर वो ये कह दे कि किसी प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ए एंड बी हैज प्रोबेबिलिटी, तो ए की प्रोबेबिलिटी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3, ये दे दिया। अब वो अगर आपसे ये कहे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कि दोनों में से कोई एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि भैया अगर ए कर रहा है तो बी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन में यही तो होगा कि ये नहीं कर पाएगा, तो बी डैश आया। प्लस और अगर बी कर रहा है तो ए नहीं कर पाएगा, यही तो होगा। अच्छा, और ये उसने साफ बोल दिया कि ए और बी क्या। अब देखो जब दोनों प्रॉब्लम को अलग सॉल्व कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट ही होंगे, एक साथ तो नहीं बैठे, वो अलग अलग बैठे हैं ना, तो इंडिपेंडेंट लिखने की जरूरत भी नहीं है इसमें। समझ में आ रही है बात। अब अगर इस केस में बताओ ये कैसे निकलेगा, अभी मैंने क्या बताया कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी डैश भी होगा, और ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे केस क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी। ये सारी प्रोबेबिलिटीज है नहीं है आपके पास। देखो पी ए आपके पास है, अब कहोगे सर बी बार हमारे पास नहीं है, तो इसे 1 - 1/3 कर लो, आ जाएगा। पी ए डैश आपके पास है, 1 - 1/2 कर लो, और पी बी आपके पास है। ठीक है जी। तो अब इसमें एक चीज़ और रह गई, बाकी सारी थ्योरी इसकी कंप्लीट है। जो जो बताया ढंग से कर लेना। देखो एग्जाम्पल भी साथ के साथ दिए हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि नई चीज़ है ये। अब अगला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, बट कंडीशन वही है इसमें भी, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और भैया ये 5वां पॉइंट, जब एटलीस्ट ए और बी की बात करेगा। इसका मैं प्रूफ करा रहा हूँ क्योंकि इसका प्रूफ एग्जाम में आया हुआ है, एक ही बार आया है, उसके बाद से नहीं आया। एटलीस्ट कब आता है, जब आप लिखते हो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अच्छा, जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं, जब ए और बी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, तो इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल आता है, पी ए इंटू पी बी के इक्वल आता है। तो माइनस पी ए इंटू पी बी, तो यहाँ आ गया पी ए। दोनों में से पी बी को ले लो कॉमन, इन दोनों में से पी बी को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस पी ए। अब इस पी ए को क्या, देखो जब मेरा यहाँ पे 1 माइनस पी ए आ गया, तो 1 माइनस पी ए को क्या लिखूंगा मैं, ये बताइए जरा बेटा। 1 माइनस पी ए को क्या लिख सकते हो,
पी ए डैश, क्या लिखोगे 1 माइनस पी ए को, पी ए डैश। अब इस पी ए को क्या लिख सकते हो, देखो इस पी ए पे खेल सारा, इस पी ए को लिख लो 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या लिखा है, पी बी इंटू पी ए कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से पी का पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा 1 माइनस पी बी। अब मुझे बताओ 1 माइनस पी बी कितना होगा, पी बी कॉम्प्लीमेंट। तो सर ये फॉर्मूला है आपका, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुन लीजिए इसे, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला होता है यूनियन बी का, जब इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी के, पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। अब पी ए प्लस पी बी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक सेकेंड, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, ज़्यादा अच्छा, दोनों में से मैंने कॉमन लिया पी बी। मैं पता यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, पी बी तो मैंने लिख दिया, ये कहाँ से आ गया। देखो दोनों में से पी बी कॉमन लेना है आपको, सेकंड और थर्ड टर्म में से। तो पी बी कॉमन लेने के बाद इसका 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, पी ए। 1 माइनस पी ए कितना होता है, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने इस पी ए को क्या लिखा, 1 माइनस पी ए डैश। ये कैसे आता है देखिए, हमने ये पढ़ा है ना, पी ई प्लस पी ई डैश किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अगर मैं ई निकालना चाहता हूँ तो किसके इक्वल होगी ये, तो इसकी जगह आप ए को रिप्लेस कर लो, तो पी ए को क्या लिखूंगा, 1 माइनस पी ए डैश। अब पी ए डैश में से और इसमें से, दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से पी ए डैश को कॉमन ले लो। जब मैंने माइनस पी डैश को कॉमन लिया तो माइनस वाली टर्म अंदर प्लस हो जाएगी और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया अंदर से। और 1 माइनस पी बी किसके इक्वल होगा, पी बी डैश के। तो फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी का 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश। तो पहले से नोट कर लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए एक बात का ध्यान रखना, कॉल ना है बीच में बस किसी ने। देखिए आज हम इसके क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब पहले हमने इसकी थ्योरी करी है, थ्योरी को भाई 1-2 बार और सुनिए, नहीं समझ में आता जब भी समझ में आ पाएगी, क्योंकि थ्योरी के बिना क्वेश्चन करो रटने वाली बात हो जाएगी। फिर ना एग्जाम में कोई क्वेश्चन थोड़ा सी भी लैंग्वेज चेंज आ गई तो पढ़ लेनी पड़ती। देखो पी ए है 3/5, पी बी है 1/5। आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और वो क्वेश्चन में उसने साफ बोला है दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी कैसे निकलेगी, पी ए इंटू पी बी करके। बेटा जी पी ए है 3/5, पी बी है 1/5, आंसर है 3/25। खत्म क्वेश्चन, खत्म। उसने बोला ए और बी इंडिपेंडेंट है, हमने मान लिया। हमने पी ए इंटरसेक्शन भी क्या कर दिया, पी ए इंटू पी बी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सुनिएगा ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। मिल गया क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले कहा था इस क्वेश्चन की पहचान, विदाउट रिप्लेसमेंट, सक्सेसिवली वन आफ्टर द अदर। मिल गया विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 2 कार्ड चुने गए विदाउट रिप्लेसमेंट। टोटल सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 52, सैंपल स्पेस 52 पत्ते हैं। और फिर कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो लिखिए पहले लेट A and B be the event that both drawn balls are black। कि दोनों बॉल कैसी हैं, ब्लैक। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए जरा। बॉल कहाँ से आ गई, कार्ड है इसमें तो। अरे देखो सारे बैठे हैं, ये नहीं कि एक बार ये क्या देखे सर बॉल्स कहाँ से आ गई कार्ड में। ठीक है, कार्ड है। अब अच्छा कि दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं ना, एक के बाद एक, तो क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी। इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, क्या विदाउट रिप्लेसमेंट है ना क्वेश्चन में, या विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट। अब बताओ विदाउट रिप्लेसमेंट में मैंने क्या लिखवाया था, तो खैर आपने नोट करा ही नहीं है, फोटो लिया ना। इंडिपेंडेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट रिप्लेस नहीं कर रहे, डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट में क्या करते हैं, पहले ए को निकालेंगे और बी किस पे डिपेंड करेगा, कि पहला इवेंट हो चुका है। तो पहला इवेंट हो चुका है, इसका मतलब क्वांटिटी कम हो जाएगी, सैंपल स्पेस बराबर नहीं रहेगा। तो जैसे ही पहला ब्लैक निकाला तो 26/51, 26 काले होते हैं।
तो 51 52, ठीक है, इनटू जब आप दूसरा ब्लैक निकालोगे तो एक ब्लैक कम हो चुका है और ब्लैक यहाँ पे कितने और टोटल कितने बचेंगे 51। अच्छा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ना एक्सटेंड करो जरा। अगर वो ये कहता कि दोनों कार्ड ब्लैक है तो हमने मान लिया। अगर वो ये कहता कि लेट, मैं लिखता हूं लेट ए एंड बी द इवेंट दैट, ये मिलेगा आपको क्वेश्चन पक्का, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड एंड दैट इज ऑल्सो विदाउट रिप्लेसमेंट, दैट इज ऑल्सो विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब इसे कैसे करेंगे देखिए, ठीक है, वही लगाएंगे ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला वही है पी ए इंटू पी बी बाय, ये लगा लेना। अब जब पहला कार्ड क्या है बताना जरा, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक 26/52 एंड सेकेंड इज रेड, तो ब्लैक ही तो निकला है, रेड तो बराबर है ना वहां पे अभी, तो रेड कितने लिए जाएंगे और टोटल में एक कम हो गया 51। समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आई। अब तीसरा केस देखो इसका, ये तो आ गया सेम कलर दोनों ब्लैक, ये आ गया फर्स्ट, जब उसने कंफर्म कर दिया कि पहला ही रेड है तब। अब अगर तीसरा ये आ गया, प्रोबेबिलिटी वन इज ब्लैक अदर इज रेड। अब आपको नहीं पता ना कि पहला ब्लैक निकाला है या दूसरा ब्लैक निकाला है, कैसे करा है नहीं पता ना, तो ऐसा कैसे करोगे देखो, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड और प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक। बात क्लियर हो गई। दोनों और आ सकता है ना, क्या पता पहला रेड हो दूसरा ब्लैक हो, या पहला ब्लैक हो और दूसरा रेड हो सकती है ना ये चीज। तो इसको कैसे निकालोगे देखो, इसको मैं लिखूंगा कि अगर पहला ब्लैक है तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, फर्स्ट ब्लैक की 26/52, मैं ऊपर वाले की लिख रहा हूँ, पहला ब्लैक 26/52 इनटू, और अगर दूसरा रेड है तो 26/51 प्लस, और अगर पहला रेड है तो 52 और सेकंड ब्लैक है तो, बात समझ में आ गई। तो ये चलता है हमारा उसमें खेल, ठीक है। जब ये वाला केस आएगा, इस केस को आप एक तरीके से और भी कर सकते हो। मैंने क्या बताया था बताइए चलिए, कि जब हमारे पास डिपेंडेंट वाला केस आता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व कर देते हैं, कॉम्बिनेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन कंडीशन कहाँ पे लगती है फिर ये बताइए। कॉम्बिनेशन जैसे कंडीशन यहाँ पे हो गई, वन इज ब्लैक अदर इज रेड, तो यहाँ पे क्या करोगे डायरेक्ट 26C2/52C2, ठीक है, इनटू 2। अरेंज भी तो करनी है, ठीक है, अरेंज नहीं 5 मिनट बस, अरेंज भी तो करना है। पहले तो आपने कॉम्बिनेशन निकाल दिए, उन कॉम्बिनेशन को अरेंज भी तो करोगे क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है प्लेस। तो ये जो देखो, ये इनटू 2 वाला केस तो आपको याद रखना, क्योंकि 2 प्लेस है, 2 ही कार्ड है आपके पास, तो दोनों को अरेंज भी करोगे। यहाँ पे अगर होता तो यहाँ पे क्या लगाते, यहाँ पे तो बहुत सिंपल लगता, 26/52 25/51, यहाँ गया 26C2 कितना आएगा यहाँ पे बताइए 52C2, ये इसमें लगेगा क्योंकि 26 में से 2 चाहिए। यहाँ पे अरेंज नहीं करने, यहाँ तो प्लेस आपको पता है कि पहला ब्लैक है दूसरा भी ब्लैक ही है, 26 में 2 चुनने, 52 में से 2 चुनने। इसमें क्या आता है नीचे वाले में, नीचे वाले में क्या आएगा देखो, 1 कार्ड रेड इनटू एंड अदर इज ब्लैक अपॉन 52C2, यही तो किया मैंने यहाँ पे, 1 ब्लैक एंड 1 रेड। तो 1 ब्लैक और 1 रेड को कैसे दिखाओगे, 26C1 इंटू 26C1 अपॉन 52C2। तो ये तीनों के मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं। बाकी क्वेश्चन केवल इतना ही था, फालतू में इलस्ट्रेशन दिया है, अगर फालतू लग रहा हो तो मत करना इसे, ठीक है, फालतू है नहीं, क्योंकि अगले क्वेश्चनों में यही काम आएगा। तो इसे नोट कर लो पहले बहुत ढंग से।
13.2 कल हम सेकंड क्वेश्चन तक कर चुके हैं। देखिए आज थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास एक बॉक्स में 15 ऑरेंज है और देखिए जिनके ऊपर मैंने कुछ नहीं किया, सिंगल डॉट 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 लगाया, ये तो मेरे गुड है और जिनको मैंने काट दिया इसने मतलब 3 खराब ऑरेंजेस हैं इसके अंदर। टोटल कितने ऑरेंज हो गए? 15। अब वो कह रहा है कि बॉक्स में से एक इंस्पेक्शन के लिए बॉक्स जाता है, उस इंस्पेक्शन में से वो 3 ऑरेंजेस को पिक करता है। 3 ऑरेंजेस पिक करके वो ये देखता है कि अगर तीनों के तीनों जो उसके हाथ में आए हैं, अगर वो तीनों के तीनों सही ऑरेंजेस हैं, ठीक है, अगर तीनों के तीनों सही ऑरेंज हैं तो उसे अप्रूव कर देगा सेल के लिए, अदरवाइज़ क्या कर देगा? वापस भेज देगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बॉक्स अप्रूव हो गया सेल के लिए। अगर वो बॉक्स अप्रूव हो जाता है सेल के लिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब उसने 3 ऑरेंजेस जो उठाए हैं, ये थोड़ी कि एक आज उठाया है, एक कल उठाएगा, एक परसों उठाएगा, सक्सेसिवली करेगा ना उस काम को। और सक्सेसिवली का मतलब क्या होता है? तो विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा विद रिप्लेसमेंट? क्यों नहीं आएगा विद रिप्लेसमेंट? क्योंकि अगर विद रिप्लेसमेंट आया तो ऑरेंज उठाया वापस रख दिया, फिर उठाया फिर उसे ही वापस रख दिया, तो एक को ही वो 3 बार थोड़ी देखेगा। इसने कहा 3 ऑरेंजेस देखने हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो ये केस होगा विदाउट रिप्लेसमेंट का, ठीक है भाई। ऑरेंजेस अगर वो चेक कर रहा तो अलग अलग कोई तो देखेगा, तो ये कैसा केस होगा? विदाउट रिप्लेसमेंट का, ठीक है। तो मैं लिखा लेट ए बी सी बी द इवेंट ऑफ पिकिंग 3 गुड ऑरेंजेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखो, पहला तो इंडिपेंडेंट है, पहला ऑरेंजेस तो इंडिपेंडेंट, पहला ऑरेंज तो आप इंडिपेंडेंटली निकाल लोगे। दूसरा जब निकालोगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक निकाला जा चुका है। तीसरा जब आप निकालोगे तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पहला और दूसरा निकाला जा चुका है। समझ में आ गई बात? अब पहला ऑरेंज निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारे पास सही ऑरेंज कितने हैं कि 12 आउट ऑफ 15। जब एक निकल गया तो अब ऑरेंजेस गुड वाले कितने बचेंगे? 11, टोटल बचेंगे 14। अब 10 और यहाँ बचेगा 13। अब करिए इसे ज़रा, 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2, 2 7 14, 3 1 3, 3 4 12। तो 44/91 इज द आंसर। ठीक है जी, समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? पहले ये बताओ, इजी था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? देखिए, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइज्ड डाइस आर टॉस्ड। एक फेयर कॉइन और एक अनबाइज्ड डाइस। फेयर कॉइन पे क्या आएगा? जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो कॉइन पे क्या आया? हेड और टेल, और हर हेड और टेल के साथ एक डाइस भी रोल किया गया है। डाइस पे नंबर क्या आएंगे? ऐसी टेल पे क्या नंबर आएंगे? ये टेल के साथ है, ये हेड के साथ है। इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी इस क्वेश्चन की? फोर्थ वाले की सैंपल स्पेस में इसी के आगे बना देता हूँ। यहीं पे क्या बनेगी देखो जरा, H1 H2 H3 H4 H5 H6, T1 T2 T3 T4 T5 T6 बन गई। ठीक है, सैंपल स्पेस बन गई इसकी। यही बनेगी ना, जब डाइस और कॉइन को टॉस करोगे तो यही बनेगी। अब ऐसा हो सकता है कि कहीं पे ऐसा दे रखा होगा 1H 2H 3H 4H, वो आगे पीछे चल जाएगा, उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आगे कह रहा है देखिए, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन। ए इवेंट है कि कॉइन पर हेड आ रहा है, तो H1 H2 से लेके H6 तक हो गया। और बी इवेंट है कि डाइस पर 3 शो कर रहा है, एंड बी द इवेंट 3 ऑन द डाइस। तो केवल 2 ही केस है, H3 और T3। इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा? H3। इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा? H3। आपको क्या बताना? चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो अब आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किसके इक्वल आ रही है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी? 1/12। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ए में 6 है, तो 6/12 कितना होगा? 1/2। और बी में कितने हैं? 2, तो 2/12 कितना होगा? 1/6। तो पी ए इंटू पी बी कितना आएगा सर? फिर
1/2 इंटू 1/6 कितना आया 1/12। क्या ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक डाइस पे, अब डाइस है तो सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन ये कह रहा है कि डाइस पर जो पहले 3 नंबर हैं ये रेड कलर से लिखे गए हैं और लास्ट के 3 नंबर ये ग्रीन कलर से लिखे गए हैं, और ए जो इवेंट है वो इवन नंबर का है और बी जो इवेंट है, ठीक है, वो किसका है, नंबर इज रेड। हो गया 1 2 3। अब ये पूछ रहा है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे? तो इंडिपेंडेंट के लिए हम पहले क्या निकालते हैं ये बताइए। हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इसका 2 आएगा। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इंटरसेक्शन बी की, इसमें एक ही एलिमेंट है आउट ऑफ 6, पी ए कितना होगा 3/6 और पी बी कितना होगा 3/6। अब बताओ पी ए इंटू पी बी कितना होगा 1/2 इंटू 1/2 कितना 1/4। क्या 1/4 पी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी के इक्वल है? और जब ये इक्वल नहीं है तो क्या लिखोगे, नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गई बात। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये तो बड़े इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे इजी हैं। ई और एफ आपको दो इवेंट दे रखे हैं। पीई दे रखा है आपको 3/5, पीएफ दे रखा है 3/10 और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है आपको 1/5। आपसे पूछ रहा है क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं? तो आप निकालो पीई इंटू पी एफ, कितना आएगा 3/5 इंटू 3/10, ये आएगा 9/50 एंड इट इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो क्या बोलोगे, क्या इंडिपेंडेंट है या नहीं है? तो ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इजी है। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन। 7th को इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि 7th क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट। देखिए भैया, इसके बाद 7th क्वेश्चन को बहुत जोर शोर से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। 7th में आपसे कह रहा है कि ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2, यूनियन की प्रोबेबिलिटी है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपके पास पी। तो पहला केस है, आपको निकालना क्या है, फाइंड पी व्हेन फर्स्ट केस इज ए एंड बी आर म्यूचुअली क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और सेकंड क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन समझ लिया हमने, पहले क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा बहुत। कह रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, ए यूनियन बी की 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास पी है। आपको पी की वैल्यू निकालनी, जबकि ए और बी एक बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरे बार में इंडिपेंडेंट है। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जहाँ जो दोनों सेट होते हैं डिसजॉइंट। क्या सेट होते हैं, डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। ठीक है, तो पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस है, तो हमारे पास है केस फर्स्ट, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इस केस का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। पी इंटरसेक्शन बी क्या होगा 0। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है ए यूनियन बी का, ये तो सबको पता होगा मेरे बच्चे, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड वी नो दैट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। तो ये तो टर्म ही हट जाएगी, यहाँ से हटा के दिखाना नहीं है, मैंने बस बताया है, आप ऐसे अगले स्टेप में लेकर ही मत जाना इसे। ए यूनियन बी कितना है 3/5, ए कितना है 1/2, पी बी की वैल्यू पी के इक्वल है और ये है ही नहीं, 0 है। दिखाना हो दिखा दो, 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो पी कितना आएगा 3/5 माइनस 1/2, कितना बचेगा 10,
5 टू 10 6, 2 5 10 1, तो कितनी आई वैल्यू 1/10। समझ में आ गई बात। अब सेकंड केस, व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, फॉर्मूला तो यही होगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन जब ए और बी इंडिपेंडेंट होता है तो ये तो सेम आ गई वैल्यू, चलो पी ए प्लस पी बी माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। यूनियन की वैल्यू कितनी है 3/5, पी ए कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी, और पी ए इंटू पी बी कितना होगा, कर लो मल्टीप्लाई, -p/2 होगा। इसको इधर लेकर आओ, 3/5 माइनस 1/2 और p माइनस p/2 कितना होगा p/2, करो माइनस, इसे कितना आएगी वैल्यू है 1/10 आ रही थी ना, देखो यहाँ हम कर चुके ऑलरेडी इसे माइनस, इज इक्वल टू p/2, 2 को इधर ले आओ 1/5 आ गया p, तो दोनों केस में। अच्छा, इसको एक तरीके से और कर सकते थे, जब मैंने बताया था कि a एंड b आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट पी बी कॉम्प्लीमेंट, जो कल मैं लास्ट ये लिखवाया था ना, अगर एटलीस्ट a और b की बात आएगी तो क्या करोगे, 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट पी बी कॉम्प्लीमेंट, तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, करना चाहते हो तो, क्योंकि a यूनियन b आपको दे ही रखा 3/5, 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, a की वैल्यू 1/2 है, तो एक कॉम्प्लीमेंट की कितनी आएगी 1 माइनस 1/2, और ये वैल्यू आएगी 1 माइनस पी। तो आप इससे सॉल्व करना चाहते हो इससे कर लेना, ऊपर वाले से करना चाहते हो ऊपर वाले से करना, जो अच्छा लगे उससे कर लेना। ठीक है, लिखिए अगला 8th क्वेश्चन, लाइन से कर लेते हैं पहले 8, 9, 10 क्वेश्चन, फिर उसके बाद आराम करेंगे थोड़ा सा। 8th क्वेश्चन क्या, देखिए ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कह रहा है, गिवन दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, जो मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए थे इससे पहले वाली वीडियो में, एक बार उसे देख लो, कहीं लिखे हो नोट करे हो तो एक बार उन्हें निकाल लो, वो चारों, ये चारों के चारों पार्ट उससे आराम से हो जाएंगे। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.4। आपको पहले में क्या निकालना है, देखिए पहले पार्ट में आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, पी ए इंटू पी बी, तो कितनी आई वैल्यू 0.3 इंटू 0.4, इट इज 0.12। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या कह रहा है हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, मैंने इसका भी फॉर्मूला भी लिखवाया है यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा। अब देखिए, मैंने आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अगर इसी फॉर्मूले को रटें, आपको अगर ए यूनियन बी का वो वाला फॉर्मूला पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, कर लेंगे ना उससे भी। तो 1 माइनस पी ए डैश कितना है, देखो 0.7 हो जाएगा भाई। पी ए जब मेरा 0.3 है तो पी ए डैश कितना होगा 1 माइनस 0.3, और पी बी डैश कितना होगा 1 माइनस 0.4, 0.6। आ लो भैया, वैल्यू है ना, लगा लो 1 माइनस 0.42, आंसर आ गया 0.58। ठीक है जी। तीसरे में कह रहा है हमसे पी ए बाय बी, ये तो बहुत ही बड़ा काम है पहली एक्सरसाइज से, ये तो हमसे होने का ही नहीं है ना। ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है और बी की कितनी है 0.4, एक जीरो और लगा लो इसके आगे, काटो इसे, 4 3 जा 12, ये आ गया 3/10 या 0.3 जो भी लिखना लिख लीजिएगा। बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है और पी ए 0.3। देखो डेसिमल के बाद आप जीरो बढ़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन कितनी ये आपके ऊपर है, आपको 2 बढ़ानी है 3 बढ़ानी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 प्लेस अब ऊपर हो गई, 2 प्लेस नीचे, डेसिमल हट जाएगा। तो 3 4 जा और 3 10 जा, तो इसकी आगे 4/10, इसको आप लिख सकते हो 0.4, इसको क्या लिख सकते हो 0.3। तो अभी हमने 8 तक किया, पहले आप 8 तक क्वेश्चन नोट करके इसको एनालाइज करिए, फिर आप आगे क्वेश्चन करेंगे, कर लीजिए इसे। 8 क्वेश्चन तक हो गया हमारा, इसके बाद 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। 9 देखिए जरा क्या कह रहा है,
पी ए 1/4 है, साथ के साथ बुक लेके बैठो। बुक नहीं भी लेके बैठोगे तो क्वेश्चन पूरा मैं आपको नोट करा दूंगा, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, नॉट ए एंड नॉट बी। अच्छा अब देखो नॉट ए का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपको क्या निकालना है, ए बार या ए डैश। ए डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। फॉर दोज इवेंट हु डू नॉट हैव ए, पी ए डैश इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट ए का मतलब ए डैश और नॉट बी का मतलब बी डैश। तो क्या बनाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपको निकालनी है। तो आ जाओ चलो इसी के लिए बात कर लेते हैं। क्लास 11th की तरफ अग्रसर होते हैं तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा डी मॉर्गन्स लॉ का। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो क्या होता है, यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले डी मॉर्गन्स लॉ को याद कर लेना, इनकी स्तुति करनी है, फिर आगे क्वेश्चन आता है। अब कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इवेंट इंडिपेंडेंट है, ये चेक करो पहले, इवेंट इंडिपेंडेंट हैं। देखो अगर नहीं भी देखे तो आपको मतलब इतना ज़्यादा टेंशन बाजी की जरूरत नहीं है। आप देखो 1/4 इंटू 1/2 1/8 आएगा और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 ही आ रही है। तो इवेंट्स तो इंडिपेंडेंट हैं। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था ए यूनियन बी का, आप उससे सॉल्व कर सकते हो इसे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू पी बी डैश, एक तो वो तरीका है और एक आपको डायरेक्ट तरीका है, जिन्हें से हमें तो वैसे ही करना है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे इसे। तो लो भैया ऐसे भी कर लो, तीनों वैल्यू दे ही रखी हैं, आप जल्दी से वैल्यू डालो और ख़त्म करो काम को। लेकिन इस केस में अगर आपको ए इंटरसेक्शन भी नहीं दिया होता, फिर क्या दिया होता कि ए और एफ इंडिपेंडेंट है, या ए नहीं ए और बी इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसने आपको खुद ही दे दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी, क्वेश्चन और ईजी बना दिया। समझ गए बात को। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/4, 1/2 माइनस 1/8। तो 1 माइनस इसका एलसीएम क्या आएगा 8, 4 2 जा 2 4 जा और यहाँ पे -1, तो 1 माइनस 5/8। तो आंसर इज 3/8। खत्म। आगे क्या देखिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन को रीड करिए, बुक नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखिए पी ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 7/12। आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 1/4, तो चेक वेदर, वो आपसे ये जानना चाह रहा है क्या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है पी ए इंटू पी बी के या नहीं है। तो ये हमें चेक करना है, क्या करना है, चेक क्या इक्वल है या नहीं है। इसका मतलब क्या चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, यही तो चेक करना है। आ जाओ जी, पी नॉट ए और नॉट बी, इसका मतलब लिखो पहले। नॉट ए क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन, नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। किसके इक्वल दे रखा है, 1/4 के। फिर से याद करो डी मॉर्गन्स जी को, कुछ तो काम करके गए होंगे वो। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल बताया था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/4। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। और जब सॉल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगी 1 माइनस 1/4, 3/4। ये तो आ गया फर्स्ट इक्वेशन, डालो इसे। फिर पी ए इंटू पी बी कर लो, तो पी ए इंटू पी बी कितना है, 1/2 इंटू 7/12, ये आ गया 7/24। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, वो इंडी पे छोड़ दिया मैंने। 11th क्या है पार्ट देखिए, 11th में कह रहा है आपसे 11th के 4 पार्ट दे रखे हैं। बेसिकली आप 11th तो खुद भी निपटा सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। पी ए दे रखा, मैं आपको हिंट दूंगा बस इसका 0.3 का, पी बी दे रखा है 0.6 और कह रहा है ए और बी इंडिपेंडेंट है।
तो खुद ही क्वेश्चन में उसने बोला कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो याद हमें क्या करना है इसमें, देखो पहले क्या नहीं मांग रहा है, ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ए बट नॉट बी, इसको कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड क्या है, ए और बी, तो ये यूनियन हो गया। चौथा कह रहा नाइदर ए नॉर बी, तो नाइदर और नॉर का केस होता है ये वाला, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कह रहा है पी ए दे रखा है, पी भी दे रखा है, आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जब ए और बी इंडिपेंडेंट होता है, पी ए इंटू पी बी। पहला केस ओवर हो गया। दूसरा केस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। याद करो कि मैंने अभी क्या लिखवाया था पिछले क्वेश्चन से, कल की वाली क्लास में, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी पी इंटू पी भी होती है। फिर मैंने ये भी लिखवाया था कि ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, इसका फॉर्मूला होगा पी इंटू पी बी डैश। ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, पी ए डैश इंटू पी बी, और ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। यही चारों फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको, लेकिन शर्त पहली ये थी कि ए और बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ए और बी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो पहला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की, तो पी ए इंटू पी बी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगी 0.18। आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश का निकालना है, इसकी क्या आएगी, पी ए इंटू पी बी डैश, ये आएगी 0.3 इंटू 0.4। अब आपको बताना मैंने यहाँ 0.4 क्यों लिया है। अगर जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 ले रखी है, तो बी डैश की क्या आएगी, 1 माइनस 0.6 आएगी। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ए डैश की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7, बी डैश की कितनी आई है अभी देखो 0.4, मल्टीप्लाई कर लो इसे, 1 माइनस 0.28 0.72 आएगा आंसर इसका। और चौथे में डाइट करेंगे पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ए डैश कितना आया है 0.7 और बी डैश है 0.4, तो वैल्यू बन गई इसकी 0.28। समझ में आई नहीं आई बात, इजी था। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ 11th। इसके बाद हमारा पार्ट है 12th पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डाइस को 3 बार फेंका, नींद आ रही है गोलू, हाँ तो रही है। एक डाइस को 3 बार फेंका, अ डाई इज थ्रोन थ्राइस, कोई बात नहीं 3 बार फेंक दिया। देखिए हर जगह सैंपल पेपर बनाने, सैंपल पेपर कह रहा हूँ, सैंपल स्पेस बनाने नहीं बैठ जाते कि 216 बनानी है। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि 216 होंगी, लेकिन इसमें सैंपल स्पेस का कोई काम नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले पूरा क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, कि कम से कम एक बार ऑड नंबर आ जाए। किस पे, आप 3 डाइस फेंक रहे हो तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ट्रिपलेट्स, जैसे 111 121 131, ट्रिपलेट्स बन रहे हैं ना ऐसे। तो ट्रिपलेट्स में कह रहा है कम से कम एक बार ऑड आ जाए, तो मैं सारे निकाल के थोड़ी चेक करूँगा, तो मैं कैसे करूँगा, मैं 1 में से उन इवेंट को माइनस कर दूंगा जिनमें तीनों में क्या आ रहा होगा, इवन। वो कह रहा है ना ऑड नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए। अगर ऑड नंबर एक बार भी आ रहा है तो वो हमारे काम का इवेंट है। जिसमें एक बार भी ऑड नंबर नहीं आ रहा वो हमारे काम का इवेंट नहीं है। और जिसमें एक बार भी ऑड नहीं आ रहा, मतलब तीनों बार क्या आ रहे हैं उसमें, जिसमें एक बार भी ऑड नहीं आ रहा उसमें तीनों बार क्या आ रहे होंगे, इवन। तो इवन वाले केस ऐसे होंगे, सोचो 2 2 2 2 2 4 2 4 2, तो ये वाले इवेंट हमें निकाल देने हैं। ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं हम इसे, बताइए। देखो, लेट ए बी सी बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग odd number in throw of dice successively.
भाई मान लो ए जो इवेंट है वो पहली बार में, ऑड आने का बी दूसरे वाली में, और सी तीसरी बार में, 3 बार डाइस फेंका है ना उसने। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट एटलीस्ट ऑड नंबर कम्स अप वंस। तो अब आप इसका मतलब समझे, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, यूनियन। एटलीस्ट ए और बी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, यूनियन। अब जब मैं यूनियन डालूंगा ना, तो यूनियन का मतलब पता क्या होता है, क्या पता पहली बार में आपका ऑड नंबर आ रहा हो, क्या पता दूसरी में आ रहा हो, क्या पता तीसरी बार में आ रहा हो, क्या पता इन दोनों के साथ ऑड आ रहा हो, क्या पता इन दोनों के साथ ऑड आ रहा हो, या इन दोनों के साथ भी ऑड आ सकता है, क्या पता इन तीनों पे ऑड आ रहा हो। सारे केस तो यही बनेंगे, यही तो 6 केस बनेंगे। क्या पता इस पे आ रहा है अकेले, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, या फिर पेयर वाइज आ रहा है, या फिर तीनों पे आ रहा है। अच्छा, यूनियन का फॉर्मूला क्या होगा फिर, जब मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये है 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, और 3 होंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश पी सी डैश। ठीक है भाई, वेक्टरी बना दिया, वेक्टरी कह दें, ये बन गया। अच्छा, इससे पहले मुझे ए बी सी की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी ज़रूर, और ए बी सी इवेंट किसका है, ऑड नंबर आने का। अब पहली बार जब मैंने डाइस फेंका तो सैंपल स्पेस कितनी होगी, एक बार के लिए, केवल एक बार के लिए 6 होगी। ठीक है, नहीं ऊपर नहीं देखते, ऊपर से कुछ नहीं गिर रहा अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, कितना 3/6। हर बार जब आप डाइस फेंकोगे तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। और इसका मतलब ये क्या है कि तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। तीनों इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट। जब तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। पर एक बार डाइस पे अगर मान लो कोई ऑड नंबर आ गया, क्या दोबारा नहीं आ सकता, आ सकता है ना दोबारा भी। तो अब क्या बोलोगे कि ए बी सी बी द इवेंट, इवेंट के आगे लिख लेना इंडिपेंडेंट। कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब इसमें फॉर्मूला मैं लगाता हूँ 1 माइनस पी ए डैश। अच्छा, मुझे बताओ कि ए अगर ऑड नंबर आने का इवेंट है तो ए डैश कैसा नंबर होगा, इवन। और इवन की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, आप लिखना चाहते हो तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी सी। तो 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है जी, इसको सॉल्व करो, ये फॉर्मूले नोट कर लेना साथ के साथ। तो 1 माइनस 1/8 कितना बनेगा, 7/8। ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपको, को ढंग से देख लेना, क्योंकि पेपर में यही छूटता सबसे ज़्यादा भी। अच्छा, 2 डाइस वाला, ये बॉल्स वाला क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार सुन लीजिएगा। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बैग्स कंटेनिंग। एक मेरे पास बॉक्स है, उसमें 10 ब्लैक हैं और 8 रेड है बॉल्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपको पहले केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बोथ आर रेड। तो कितनी बॉल आपको चूज करनी है, आपको 2 बॉल चूज करनी है। कितनी बॉल चूज करनी है, यहाँ से 2। ध्यान दो इधर, पहले बिल्कुल पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। वी नीड टू ड्रॉ 2 balls। जब विद रिप्लेसमेंट कह रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है, विद रिप्लेसमेंट, तो बहुत ही ईजी हो गया। क्वेश्चन में डाल लेना विद रिप्लेसमेंट, मतलब बदला जा सकता है। अब विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, कल मैंने बताया था, विद रिप्लेसमेंट में अगर हम बार बार बॉल को वापस रख देंगे देख के, तो सैंपल स्पेस कंप्लीट रहेगा पूरा। आपने देखा टोटल 18 बॉल हैं, बॉल का देखा वापस रख दिया, तो टोटल दोबारा से कितना हो गया उसके अंदर, 18। फिर आपके पास चॉइस 18 में से, जब चॉइस आपके पास हमेशा सैंपल स्पेस में से होती है, तो उस इवेंट को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। तो मुझे निकालना है, मान लो पहले केस में बोथ आर रेड, तो मैं लिखूंगा लेट ए एंड बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग 2 red balls। इसके आगे लिखना विद रिप्लेसमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, जब इंडिपेंडेंट होगा विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा नहीं होगा। कल मैंने लिखवाया था
विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट, विद रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट। तो पी ए क्या है, ऑब्टेनिंग रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 8/18 इंटू 8/18, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। विद रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है वो। सेकंड क्या है देखिए, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। तो अब की बार मैं ये नहीं लिख रहा ए एंड बी द इवेंट, या आप खुद लिख लीजिएगा, लेट ए एंड बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग फर्स्ट ब्लैक बॉल एंड सेकंड रेड बॉल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप बेटा इसे अपने हिसाब से कर लेना, जैसे भी आपको लैंग्वेज लिखनी हो, कि लेट ए एंड बी द इवेंट फर्स्ट इज, देखो फिर से मैं आउट ऑफ द बाउंड्री चला जाऊंगा इसमें, नहीं तो लाइन आ रही नहीं वाली। फर्स्ट इज व्हाट लिख लेना था, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। देखो मैंने लैंग्वेज बोल दिया, लैंग्वेज आप खुद लिख लेना, बेसिकली मुझे बताना भी नहीं चाहिए, 9th क्लास से प्रोबेबिलिटी पढ़ते हुए आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट है क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, तो कर लो पी ए इंटू पी बी। पहली बॉल आपकी ब्लैक है, ब्लैक की हो गई 10/18 और रेड की क्या हो गई 8/18। थर्ड पार्ट है इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्ट में कह रहा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। निखिल हैं, ये भी अरमान जाग रहे हैं। क्वेश्चन है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अनदर इज रेड का मतलब क्या होता है कि देखो सेकंड क्वेश्चन में पोजीशन स्पेसिफाई थी कि पहली ब्लैक ही है और सेकंड रेड ही है। यहाँ पे कह रहा है उनमें से कोई एक ब्लैक है दूसरी रेड है, उसका मतलब पहली रेड हुई तो दूसरी ब्लैक होगी, या पहली रेड ब्लैक हुई तो दूसरी रेड होगी। तो इसे ऐसे लिख लेना बी आर, मतलब पहली ब्लैक दूसरी रेड, और आर बी, पहली ब्लैक दूसरी रेड, पहली रेड दूसरी ब्लैक। तो क्या लिखोगे इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर, और का मतलब प्लस आर इंटरसेक्शन बी। तो क्या लिखोगे इसे, पी बी इंटू पी आर प्लस पी आर इंटू पी बी। सॉल्व करिए इसे, दो चीज़ें हो सकती हैं ना, समझ गए बात को। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 10/18 इंटू 8/18 प्लस 8/18 इंटू 10/18 कितना हो गया 80। सॉल्व कर लो यार से, जो भी आ रहा है। दोनों का एलसीएम तो यही आएगा 18 इंटू 18, और यहाँ पे कितना आएगा 80, और यहाँ से कितना आएगा 80, 160। बाकी सॉल्व करके जो भी आंसर है उसे लिख देना, इन्हें नोट कर लो पहले 13 तक, फिर आगे करेंगे इसके बाद। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, मतलब कोई एक प्रॉब्लम मिली है ए और बी को सॉल्व करने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 है कि ए उसे सॉल्व करता है, 1/3 है कि ए बी उसे सॉल्व करता है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों प्रॉब्लम को अलग अलग सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो या तो वो ए ने करी होगी या बी ने करी होगी, तो मतलब मुझे क्या निकालना उस केस में, ए यूनियन बी। सेकंड केस कह रहा है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कि कोई एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, जब एक ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए कर रहा है तो बी नहीं करेगा, ठीक है। कल बताया था ना मैंने, कल भी बीच में कि ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा तुम्हारा। और अगर ए नहीं कर रहा तो बी कर रहा है, तो भाई आपको हाँ यूनियन ही है। आपको इन दोनों के फॉर्मूले पता है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लिए और इस क्वेश्चन को करिए, पहले नोट करो, इसे करो पहले, इसका आंसर नहीं, ठीक है बेटा। आपको क्या कह रहा है, प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो या तो ए ने करी होगी बी ने करी होगी, आप लोगों ने तो इसका आंसर निकाल लिया होगा, तो मैच कर लीजिए क्या आएगा इसका आंसर, पी ए
प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है 1/2, 1/3 पी ए इंटू पी बी 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके बताइए जरा मुझे। 2/3। अब ये इंडिपेंडेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था क्यों है। पी ए कितना है, पी बी बार कितना है, पी ए डैश कितना है, पी बी कितना है 1/3 प्लस 1/6। कितना आ रहा सॉल्व करके 6 3 दूनी 6 और 1 1/2। यह 14 क्वेश्चन था, 14 इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन एक कार्ड अगर निकाला गया, भाई वैसे 15 क्वेश्चन मैं खुद ही करने को देता हूँ बच्चों को कि भैया ऐसा खुद ही कर लो। 15 क्वेश्चन को मैं ज़्यादा तंग नहीं करता, ठीक है। बट है क्या, देखो 15th क्वेश्चन में कह रहा है कि 52 कार्ड्स हैं, तो कितने हैं 52 पत्ते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। तो पहले क्वेश्चन में ई है, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। स्पेड में कितने होते हैं, पहले वाला स्पेड, स्पेड में कितने होते हैं 13। ई क्या है स्पेड, और एफ क्या है एस। एस में कितने होते हैं 4, ठीक है। अब ये बताओ ए इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए होगा, एफ होगा एस ऑफ स्पेड। स्पेड में तो एक एस होगा, तो कितने आए इसमें 1, ठीक है। कितने आए इसमें 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा 1/52, जो एक पत्ता आया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा 13/52, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा 4/52। ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/13। बताइए पी इंटू पी एफ कितना आएगा 1/4 इंटू 1/13 1/52। है इंडिपेंडेंट या नहीं है, इक्वल है ना दोनों, है इंडिपेंडेंट। एक पार्ट और करा रहा हूँ, सेकंड आप करके लाएंगे खुद, ठीक है। ई क्या है देखो जरा, ई है ब्लैक, और ब्लैक कितने होते हैं 26 कार्ड। और एफ कह रहे हैं किंग, और किंग कितने होते हैं 4। और ई इंटरसेक्शन एफ में आएगा काला राजा, ब्लैक किंग, ठीक है, जो काला भी है और राजा भी है। साउथ अफ्रीका की बात हो रही है ये, तो ब्लैक किंग, काला नाग बोल देते हैं ऐसे, है ना। कितने होंगे ऐसे काले नाग 2, क्योंकि किंग एक फेस कार्ड है, और फेस कार्ड 4 हो गए किंग में, 2 रेड और 2 ब्लैक। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा 2/52 1/26। पी ई इंटू पी एफ ये कितना आएगा, पी ई कितना है 26/52, पी एफ कितना है 4/52। कट के कितना बचेगा, ये 1/2, ये 1/13, तो कितना बचा, तो ये भी क्या है इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। थर्ड पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा पर करा देते हैं, लगे हाथों। मैं सोच रहा हूँ बोर्ड के आसपास जो है ना ऐसी क्लासेस चला गया लंबी लंबी, 5-5 घंटे लगातार पढ़ाओ इसकी बहन की, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के हैं। आप 16 क्वेश्चन देख लो। क्या कह रहा है, एक हॉस्टल में 60% बच्चे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं चलो। वैसे भी हॉस्टल में बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते भी हैं, हमारे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे बच्चे। और इंग्लिश वाले कितने हैं 40%। हॉस्टल में बच्चे मैगजीन नहीं पढ़ रहे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बताओ ये बच्चे बेकार हैं, इन्हें निकालो पहले धरती पे से। और हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं 20%, मतलब 20/100 करेंगे तो बच्चा कितना आएगा 1/5। तो पहले में कह रहा है कि जो ना तो हिंदी पढ़ रहे ना इंग्लिश पढ़ रहे, और कर ये हैं बच्चे हॉस्टल वाले। असलियत में तो ये हैं हॉस्टल वाले, ना हिंदी पढ़ रहे ना इंग्लिश पढ़ रहे, ये पढ़ रहे रशियन, ना हिंदी पढ़ रहे ना इंग्लिश। तो क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला,
बेसिकली ये क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज का नहीं है, ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन दे इसमें रखा है, कॉमन क्वेश्चन, पुअर क्वेश्चन। करो भैया इसे, वैल्यू लगा लोगे इसकी या ये भी बताना पड़ेगा? अब 3/5 2/5 माइनस 1/5 सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर 1 - 1, 1 से तो 1 कट गया, 1/5 बच रहा होगा, चेक कर लेना एक बार जरा। फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देखिए, इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ये आपको पता है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते ही है, पढ़ती है। अच्छा, ये क्यों जेंडर स्पेसिफाई कर रहा है? लड़कियों का हॉस्टल है गए, तभी तो ये न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो ये कुछ ऐसी सी बात नहीं हो गई, इसकी निकालनी है, ये गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या था? E/H/PH। सॉल्व कर लो इसे, मुझे बस आंसर बताओ इसमें। अगले में कह रहा है इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो उल्टा कह रहा है, इसमें H/E निकालना है, H का निकालना है, E का गिवन है, H/E/PE। इंटरसेक्शन H कितना है? 1/5। H का कितना है? वैल्यू बची 1/3, इसकी वैल्यू 1/5, इसकी 2/5, इसकी बची 1/2। तो ये 16th क्वेश्चन था। 17 देखिए क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। कितना इजी क्वेश्चन है ये, तो मतलब किसी का भी नहीं है को। क्या कह रहा है? पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, दोनों पे आना चाहिए। तो कितने केस होंगे ऐसे? केवल इवन प्राइम का केस एक ही होता, सैंपल स्पेस में 36 पॉइंट होंगे, और ई जो इवेंट होगा उसमें केवल एक ही केस आएगा, 2,2। एक ही बार तो है, यही तो है इवन प्राइम 2, और ये दोनों पे आना चाहिए, तो 2,2। अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/36। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। अब 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, इंडिपेंडेंट कब होंगे? इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सही है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे इंडिपेंडेंट नहीं होते। या पी ए इज इक्वल टू पी बी, इक्वल भी की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं होगा, एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं ऑप्शन को। P(A') B', देखो भाई ये जो 18 पे लिखा है सेकंड ऑप्शन, P(A') B', अगर बीच में कुछ नहीं लिखा होता तो मैंने, याद करो, एक ब्लैक रेड BR लिखा था कि पहली ब्लैक बॉल आएगी और दूसरी रेड बॉल आएगी, तो मैंने इंटरसेक्शन नहीं लगाया था, कुछ नहीं लगा, तो इसके बीच में मान लो कि इंटरसेक्शन है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो किसके इक्वल होगा? P(A') इंटू P(B'), और P(A') को क्या लिख सकते हो? 1 - PA, और P(B') को क्या लिखोगे? 1 - PB। सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है और सेकंड ऑप्शन है करेक्ट, तो इसका बी ऑप्शन है और इसका डी ऑप्शन है। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज स्वाहा कंप्लीट।